यहाँ पर हम आ जाते हैं अब निफ्टी बैंक की ओर। और निफ्टी बैंक में एक बड़ी दिलचस्प स्थिति ये है कि आपके सामने जो शुक्रवार का बंद स्तर है, वहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज दोनों जाकर के मिल रहे हैं। हालांकि वहाँ पर निगेटिव क्रॉसओवर बनने की तैयारी है इन दो बहुत छोटे पीरियड के 20 डे मूविंग एवरेज, 20 दिनों का मूविंग एवरेज जो है इस चार्ट में जो हरी रेखा है, दर्शक ध्यान दें, जो ऊपर से नीचे आ रही है, और जो बैगनी रेखा है जो नीचे से ऊपर जा रही है, इन दोनों का एक क्रॉसओवर बनने वाला है। और इसमें हरी रेखा ऊपर से आते हुए बैगनी रेखा को नीचे से काटेगी। मतलब हरी रेखा नीचे चली जाएगी, बैगनी रेखा ऊपर चली जाएगी। ये एक निगेटिव क्रॉसओवर होगा 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में। तो क्या इसके चलते निफ्टी बैंक पर आप कोई नया दबाव बनता हुआ देखेंगे? क्या एक तरह से अब अगर यहाँ से ये वापस फिसल जाता है, और जैसे आपने शायद डबल बॉटम की बात कही थी, या मैं तो इसमें एक डबल टॉप जैसा देख रहा हूँ कि आपके सामने पिछले सप्ताह वाला जो 6 अक्टूबर का एक टॉप है, अगर आप उसको लें 39,600 के आसपास है, और इस शुक्रवार का जो टॉप है वो भी 39,571, मतलब लगभग वहीं पर है। तो 39,600 के आसपास एक कहीं डबल टॉप न बन जाए इसमें। ये कुल मिला के 40,000 तक निफ्टी बैंक में प्रॉब्लम अभी भी है। तो ये जो जब तक बंद पार हुआ नहीं हो है, 40,000, हाँ, जब तक 40,000 तो पार ना हो। हाँ, तो अभी जो 39,600 के आसपास ये जितने भी मूविंग एवरेज आ रहे हैं, ये थोड़े बहुत डिविएशन लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि 40,000 पे आपको बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक का बन चुका है, और वो क्रॉस जब तक नहीं होगा, सेंटिमेंट चेंज नहीं होगा निफ्टी बैंक का, तो होगा क्या? 38,500 के नीचे भी निफ्टी बैंक जाने को तैयार नहीं है, 40,000 के ऊपर भी निफ्टी बैंक जाने को तैयार नहीं है। तो 38,500 का भी सपोर्ट एफ एंड ओ से आ रहा है, 40,000 का रेजिस्टेंस भी एफ एंड ओ से आ रहा है। ये दोनों के बियॉन्ड या बिलो ही निफ्टी बैंक की कोई भी मूवमेंट होगी। लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है। अब जो रिजल्ट है सबने देखा है। बैंकिंग रिजल्ट में कहीं से किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर डिसअपॉइंटमेंट होता है, तभी किसी तरह की प्रॉब्लम निफ्टी बैंक इंडेक्स में आएगी, जो कि मुझे लगता नहीं है आएगी। ओवरऑल जिस तरह बैंकिंग इंडेक्स का पोजीशनिंग है वो यही है कि यहाँ से और स्ट्रेंथ ही आने वाला है। विद 16% क्रेडिट ग्रोथ की वजह से वीकनेस आने वाली है, वो तो नहीं आने वाली। डेटा भी यही कह रहा है, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि निफ्टी बैंक ज़्यादा नीचे जाने को रेडी नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी तो 200 डीएमए टेस्ट करके आ गई है, निफ्टी बैंक नहीं करके आया है। तो अगर कोई अनहोनी होगी तो भी हो सकता है वो टेस्ट करके आए, लेकिन वैसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा। जब तक निफ्टी 17,000 के नीचे बंद नहीं होगा, तब तक निफ्टी बैंक का भी सेंटिमेंट चेंज नहीं होगा, और 38,500 का सपोर्ट निफ्टी बैंक ले लेगी। जी, अब यहाँ पर इसी से जुड़ा एक प्रश्न है मनोज कुमार पाठी जी का। हालांकि शायद अपने कमेंट में वो 1 शून्य लगाना भूल गए हैं निफ्टी बैंक के लिए। वो पूछ रहे हैं कि पहले निफ्टी बैंक 36,000 पर जाएगा या पहले 42,000 पर जाएगा, दोनों में से पहले कौन सा लेवल आएगा? दोनों में से अभी तो देखिए, दोनों लेवल आने के लिए जो भी पहले आएगा, या तो रेजिस्टेंस टूटे या सपोर्ट टूटे, अदरवाइज दोनों में से कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई दिन तो आ ही जाएगा। लेकिन अभी बहुत टाइट सपोर्ट है 38,500 के ऊपर, और बहुत टाइट रेजिस्टेंस है 40,000 पे। अब अगर आपको पूछना है कि 36,000 पहले आएगा, 40,000, देखिए अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर कोई स्ट्रांग तो नहीं हुआ है जब तक निफ्टी बैंक 40,000 निकल नहीं जाती है। तो गिवन सिचुएशन में आप ये मान सकते हैं कि करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन बैंक के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे। तो नेट नेट हो ये सकता है कि यहाँ से थोड़ा टाइम पास निफ्टी बैंक करती रहे और फिर ऊपर की तरफ चले। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन को देख के ये कहा जा सकता है कि थोड़ा अगर डाउ जोन्स अगर 29,000 फिर से तोड़ता है, या S&P 500 3500 नहीं संभाल पाती है, जो कि अभी लगता तो नहीं है कि इमीडिएट कुछ होना चाहिए वहाँ पे। अगर नहीं संभाल पाती है, तब फिर आपको 36,000 दिख जाएगा निफ्टी बैंक, क्योंकि और कोई लेवल है भी नहीं। और नहीं
तो हमारे मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, ये इसको 42,000 के टुवर्ड्स लेके जाएगा। मेन यही है कि अभी डिसीज़न लेने से अच्छा है कि 38,500 के नीचे 36,000 डिसाइड कीजिए और 40,000 के ऊपर 42,000 डिसाइड डिसाइड कीजिए। अभी डिसीज़न मेकिंग में इश्यू आएगा। जी, अभी तय करना मुश्किल होगा। तो वैसे में सुमेश, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी आ गए हैं और इन नतीजों में सबसे ऊपर जहाँ पर नज़र जाती है रेवेन्यू आमदनी की बात, टॉप लाइन, और नीचे बॉटम लाइन। जैसे उनका फिक्स्ड नंबर है 18-19% के बीच में उनकी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, मतलब नेट रेवेन्यू ग्रोथ, और लगभग 20% के आसपास उनका प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। मतलब उनका एक पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर है जिसमें यही नंबर्स आने हैं, भर के रखा है उन्होंने। पहले होता था 30% वाला ये रेंज था, मतलब कई साल पहले की बात है। अब वो 20% सॉफ्टवेयर में फीड हो गया है कि बस नंबर्स आकर के वहाँ फिट हो जाने। तो मतलब ऐसे में एचडीएफसी बैंक को लेकर के, या बाकी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है, बाकी सारे बैंकों के भी नतीजे ठीक ठाक ही आएंगे, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन दूसरी तरफ रेट साइकिल जैसे जा रहा है, इन्फ्लेशन जिस तरह का बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी बड़ा स्टिकी इन्फ्लेशन है। अभी इस महीने के आंकड़े भी जो ताज़ा आए हैं वो देख लीजिए। साथ में कहीं पर ग्रोथ को लेकर के भी आपने कहा कि हमारे आंकड़ों में कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो है ना। इस बार आईआईपी के जो आंकड़े अगस्त के आए हैं उसको देख लीजिए, विरोधाभास जरूर है, क्योंकि पीएमआई के आंकड़े बिल्कुल उल्टी कहानी कह रहे हैं, वो 56 पर हैं। तो वो तो बड़ा अच्छा एक्सपेंशन का सिग्नल होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हिसाब से, लेकिन आईआईपी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं पर कुछ विरोधाभास तो बन रहे हैं हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर भी। ये पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि 7.5-7% जीडीपी बहुत सेफ मान के नहीं चले, 6.5 पे अपनी एक्सपेक्टेशन को ले आएँ। अब दूसरी चीज़ ये भी बहुत अच्छे से गवर्नर साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो करंट सिचुएशन है, गिवन द करंट सिचुएशन, ग्लोबल स्लोडाउन तय है और अगर ग्लोबल स्लोडाउन तय है, तो उसका थोड़ा झटका इंडिया को भी लेना पड़ेगा बिकॉज़ देखिए आपका एक्सपोर्ट तो इम्पैक्ट होगा ना और एक्सपोर्ट आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अभी किधर एक्सपोर्ट करने जाएँ हम यूरोप में, उधर में यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यूएस की खुद की सिचुएशन आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन से ग्रैपल कर रहा है। तो जहाँ पे मेन हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं, अगर वहाँ की इकोनॉमी आने वाले समय में ट्रबल में जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमको भी पड़ेगा। हमको फ़ोकस करना है डोमेस्टिक कंज़म्पशन पे, तो आपको अपना जीडीपी भी डोमेस्टिक कंज़म्पशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसलिए मैं पहले भी जब 7.5, 7.25 सब कुछ बात हो रही थी, उसको 10% आराम से तोड़ दीजिए और 6.5 की बात कीजिए और देन उसके बाद भी देखिए रियल जीडीपी है 10 6.5%, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बहुत होता है। उस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशन को अगर टोन डाउन करके चलें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी में किसी तरह की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, टेम्परेरी जो ट्रेड डेफ़िसिट का इश्यू है, वो चलेगा, थोड़े समय और चलेगा, लेकिन वो भी 6-9 महीने में वो भी सेटल डाउन हो जाएगा।